वैक्यूम ट्यूब से प्रोड्यूस होता है। और इस स्पेशल टाइप में वैक्यूम ट्यूब इसलिए बनाई जाती है, इसमें टारगेट कौन सा है उस हिसाब से मिलता है। उसमें लिखा है कि वैक्यूम ट्यूब लाइक क्लिस्टॉन, मैग्नेटॉन एंड गन डायोड। ओके, इससे वो लोग माइक्रोवेव प्रोड्यूस करेंगे। सर क्या कि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। वेवलेंथ कम लिखा है, द रेडियो वेव ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ एंड रेंज 0.3 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज। किसी एक रेंज को प्रॉपर्ली याद रखना है। किसी एक रेंज को प्रॉपर्ली याद रखना है। ओके, सबसे पहले तो उसने सोर्स बताया, किस सोर्स से प्रोड्यूस होगा। ओके, क्लिस्टॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड, ये 3 से प्रोड्यूस होता है। बाद में बताया इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 0.3 गीगाहर्ट्ज, मतलब 0.3 इंटू 10⁹ हर्ट्ज टू 300 10⁹ हर्ट्ज तक वो मिलेगा। सेकेंड, इसकी यूज में तो बताया कि इसकी यूज में शॉर्ट वेवलेंथ है, तो नेविगेशन में काम में आएगा। जितने नेविगेशन सिस्टम है इसके लिए काम में होता है, मतलब सी रेंज ज्यादा से ज्यादा यूज की जाती है। प्लेन में लिखा है उन लोगों, लेकिन नेविगेशन सिस्टम में काम में आएगा। सेकेंड, जो फाइटर प्लेन है या वाटर फाइटर प्लेन में भी आता है, नेवी में और सैटेलाइट के अंदर ही। सभी सैटेलाइट में कैसे, तो एज फॉर एग्जांपल वो रिमोट सेंसिंग के हिसाब से, रिमोट सेंसिंग के हिसाब से सभी जगह ये वेव यूज किए जाएंगे। ओके, बाद में लिखा रडार के अंदर। रडार में मतलब क्या होता है कि है नोएडा में रडार है, पूरी एयरपोर्ट के उस सॉरी रनवे के उस एंड पे, हाईवे की ओर, वहाँ रडार है। उस रडार से भी यही फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है। इसका यूज क्या होता है, एज फॉर एग्जाम्पल कोई मिसाइल्स या कोई ऐसा प्लेन की जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है, आपकी ओर आता है, तो आप यहाँ से वो माइक्रोवेव एमिट करेंगे। इसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कोलाइड होने के बाद वापस आने के लिए टाइमिंग नहीं लगता, जैसे गया ऐसे वापस आ गया। तो उसकी एनालिसिस से पता चलता है कि अपनी ओर आता है या अपने से दूर जाता है। अपनी ओर आता है तो मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट 11th में पढ़ा था। अपनी ओर आएगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अपने से दूर जाता फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन उससे कैलकुलेट हो सकती है। एक तो रडार में यूज होता है। सेकेंड, मैच, टेनिस सब में जो बॉल की सर्विस या स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, ओके, हर बॉल के बाद बताया जाए कि इतनी स्पीड से वो, मतलब आपने हिट किया था या बॉलर ने इतनी स्पीड से बॉल डाला था या सर्विस की थी, वो सभी चीज इंफॉर्मेशन स्पीड के लिए ये यूज होता है। सेकेंड, अभी बड़ा में होता है बहुत सारी जगह पे वो लोग कैमरा लेके खड़े होते हैं, जैसे आप पास हुए तो खड़ा कर देंगे, चलो आपकी स्पीड ज्यादा थी, ओके, इसको मेमो दे दो। तो वो जो गन है वैसे कैमरा से देखता है, वो भी वही है कि जैसे आपको देखेंगे उसको पता चल जाता है कि इसकी स्पीड क्या है, स्क्रीन पे लिख के आती है। और स्क्रीन पे लिख के आएगी तो स्पीड ज्यादा होगी तो उसको साइड पे कर दिया जाएगा। ओके, ये सभी इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो लोग माइक्रोवेव यूज करेंगे। ओके, तो इनिशियली जो बता माइक्रो डिफरेंट चीज थी, और फोर्थ जो यूज थी वो माइक्रोवेव डिफरेंट चीज है। फोर्थ में क्या होता है, घर के अंदर जो माइक्रोवेव ओवन होता है, ओके, वो माइक्रोवेव ओवन के लिए उन लोगों ने बताया। उस माइक्रोवेव ओवन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0.915 लिखा क्या 925 लिखा, 915 गीगाहर्ट्ज टू 2.45। घर के अंदर जो माइक्रोवेव ओवन यूज किया जाएगा इसकी ये फ्रीक्वेंसी है। तो होता क्या है कि जब आप माइक्रो ओवन में किसी भी फूड को रखेंगे और ओवन स्टार्ट करेंगे तो इस टाइप की वेव जब प्रोड्यूस होगी तो ज्यादा से ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल जैसे रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे उसकी रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगी, और रैंडम मोशन इंक्रीज होगी इसका मतलब उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होगी, मतलब जल्दी वो हीट हो जाएंगे। नॉर्मली जो टाइमिंग लगता है उतना टाइम ओवन में नहीं लगता। इसमें मेन बेनिफिट क्या है कि माइक्रोवेव जो है इसको वाटर मॉलिक्यूल इजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इजिली एब्जॉर्ब करेंगे इसका मतलब क्या होगा कि जैसे उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब किया उसकी एनर्जी इंक्रीज हुई, रैंडम मोशन इंक्रीज हुई,
तो रैंडम मोशन इंक्रीज होने से टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके तो फोर्थ यूज वो माइक्रोवेव ओवन वाला लिख के दिया है, बाद में उसने वो ब्रैकेट दिया होगा, ये ब्रैकेट तो ऑलवेज होगा। माइक्रोवेव के लिए उसने वेवलेंथ लिखी 0.3 मीटर टू 0.3 मीटर टू 10⁻⁻³ मीटर। फ्रीक्वेंसी लिखा 10⁻⁹ हर्ट्ज टू, देखो ये गीगाहर्ट्ज था लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट 1 ले लिया, मतलब 10⁻⁹ हर्ट्ज स्टार्ट करके 10⁻12 10⁻12 इसको 100 ले लेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा। ये रेंज लिखी जाती है, मैंने फर्स्ट डे भी बताया था कि इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं लिख सकते लाइन ड्रॉ कर दी बस इसके ऊपर था वो रेडियो नीचे माइक्रो, ऐसा नहीं, परफेक्ट बाउंड्री नहीं होती। ओके और इसलिए जब ये लोग रेंज देते वो और ये अप्रोक्सीमेशन रेंज में फर्क रहेगा। ये 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया, सो गीगाहर्ट्ज में 10⁻⁹ हर्ट्ज, इसको 100 ले लिया, सो 10⁻12 हर्ट्ज, उसे ये फ्रीक्वेंसी के तौर पे दिया है। सोर्स में लिखा वैक्यूम ट्यूब लाइक एल्स्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन एंड गंडाल। ओके ये इन्वेस्ट किसने, अरे मतलब इन्वेंशन किसने किया, तो वही मार्कोनी जिसने वो प्रोपोगेट करने के लिए मेथड दी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट करने की मेथड जिसने दी थी वही मार्कोनी ने ये चीज बताई थी। प्रॉपर्टी में लिखा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, दो प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई। रेडियो के अंदर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वही था, लेकिन यहाँ इंटरफेरेंस भी लिखा और पोलराइजेशन भी लिखा। ओके चलो पहले वो एक बार कंप्लीट कर लो, कौन सा, माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड कंप्लीट करना शुरू करेंगे। आज सभी पोर्शन कंप्लीट हो जाने चाहिए, थियरी ओवर। और मेन बेनिफिट ये इस चैप्टर से 2 मार्क्स की क्वेश्चन और 3 एमसीक्यू, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। कंप्लीट हो गया, बाकी माइक्रोवेव की जो इंफॉर्मेशन दी है इसमें उन लोगों ने ऐसा भी लिख के दिया होगा
कि जो भी रेडिएशन आता है वो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे और रेजोनेंस से मतलब ये इंक्रीज होता है। रेजोनेंस लिखने की मेथड इसलिए है कि सपोज आप दर्पण में पढ़ो तो मेरे ख्याल से वहां वो लिख के दिया होगा कि वाटर मॉलिक्यूल की आइडियल फ्रीक्वेंसी क्या है। मेरे ख्याल से 3 गीगाहर्ट्ज ऐसा लिख के दिया है, 3 गीगाहर्ट्ज। अब 3 गीगाहर्ट्ज वो मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी, आइडियल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी बताई जाती है। उतनी फ्रीक्वेंसी जब वो माइक्रोवेव से एब्जॉर्ब करेंगे तो दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाएगी। अब दोनों फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी मतलब वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होंगे, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, तो टेम्परेचर अपने आप मैक्सिमम हो जाएगा। टेम्परेचर अपना मैक्सिमम, इस तरह से उन लोगों ने पूरी प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करके दी है कि माइक्रोवेव के अंदर ये इजिली क्यों जल्दी हीट हो जाता है। ओके, सेकेंड पोर्शन ऐसा भी है कि ये सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके साथ वो मैच हो जाता है और इसलिए वो जल्दी हीट होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो हीट एनर्जी है वो जो भी बर्तन या पॉट रखेंगे उसको हीट करने के लिए यूज, मतलब वो वेस्टेज नहीं होता। नॉर्मली गैस पे आप हीट करेंगे तो पहले तो वो जो कंटेनर है वो हीट होगा, बाद में अंदर वाली ऑब्जेक्ट या फूड वो ही मतलब हीट होगी। ओके, लेकिन लेकिन माइक्रोवेव क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ फूड पार्टिकल मतलब फूड जो है वही डायरेक्टली हीट होना शुरू हो जाता है। क्यों? कि उसकी फ्रीक्वेंसी वो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है और इसलिए हीट हो जाता है। और इसलिए जो भी कंटेनर रखे जाते हैं ना वो कंटेनर, ओके, वहां वो हीट एनर्जी लॉस नहीं होती, मतलब कंटेनर हीट बहुत कम होता है, इसमें हीट एनर्जी बहुत कम जाती है, जितना फूड के अंदर हीट होता है उतना कंटेनर में नहीं होता। क्लियर? इसने बताया कि यही कंटेनर है जो आप माइक्रोवेव ओवन में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी वो एब्जॉर्ब बहुत कम करेगा। क्लियर? और इसलिए बताया कि इसमें एनर्जी लॉस कम रहता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद इंफ्रारेड दिया, उसके बाद कौन सा दिया? इंफ्रारेड। अब इंफ्रारेड जो है वो जो मतलब इंफ्रारेड जो लाइट प्रोड्यूस या इंफ्रारेड जो रहती है वो मैक्सिमम हॉट बॉडी जो रहती है या ऑब्जेक्ट वो ज्यादा से ज्यादा एमिट करती है। ओके, हॉट बॉडी से ज्यादा वो एमिट होगा। और उन लोगों ने बताया कि एलईडी अभी क्यों लिखा, अभी एलईडी की जरूरत नहीं थी। ओके, चलो कोई बात नहीं। Infrared are produced by the hot bodies and their molecules. Infrared waves lies between microwave and visible of electromagnetic, तो बराबर ही है ना, क्योंकि आगे माइक्रोवेव हुआ, अब क्या है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद क्या होगा? विजिबल रेंज। इसलिए उसने ऐसा लिख के दिया कि माइक्रोवेव और विजिबल के बीच वाला जो पोर्शन है वो इंफ्रारेड का है। एलईडी ऑल्सो प्रोड्यूस द इंफ्रारेड वेव्स। हाँ ये है, लेकिन ये आप 14 चैप्टर में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में कि एलईडी क्यों ये मतलब रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही दिया कि वो हीट बॉडी मतलब हॉट या जहां से हीट ज्यादा एनर्जी मिलती है उसी ऑब्जेक्ट से ही वो एमिट होता है। क्लियर? आगे लिख के दिया है कि इसको हीट रेज भी बताए जाते हैं। इसको हीट रेज भी, हीट रेज इसलिए बताए जाते हैं कि इससे एनर्जी ज्यादा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज पूरे दिन सनलाइट है, अर्थ के सरफेस से जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर सनलाइट गिरती है वो पहले तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है मतलब उसकी टेम्परेचर इंक्रीज होती है। ओके, और बाद में वही हॉट बॉडी रेडिएशन एमिट करेगा। वो रेडिएशन कौन सा? इंफ्रारेड। वो इंफ्रारेड ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया CO2 NH3 और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे भी है वो एब्जॉर्ब करेंगे। अब वो सपोज आप ज्यादा पॉल्यूशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, वो ज्यादा इंफ्रारेड एब्जॉर्ब करेगा। इसका मतलब कि अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसकी टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये जो उन लोगों ने कंप्लीट लिख के दिया है वो इसी प्रोसीजर से लिखा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो बात कर रहे हैं हम, ग्लोबल वार्मिंग के लिए बता रहे हैं, वो सब इसमें ही आता है कि सनलाइट जब तक गिरती है तब तक इसकी एब्जॉर्प्शन होती है, मतलब बॉडी जो है हॉट होना शुरू हो जाती है। अब वो बाद में जब एमिट करेगा, एब्जॉर्प्शन होता है तो एमिशन भी होगा। एमिशन इंफ्रारेड का होगा, एमिशन इंफ्रारेड का होगा मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड एमोनिया उसको एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करेंगे इसका मतलब टेम्परेचर कितना होगा? इंक्रीज होता जाएगा। ओके, तो इस तरह से उन लोगों ने लिख के दिया है। द रेज आल्सो नोन एज हीट वेव्स। बाद में लिखा था रीजन बिहाइंड द रेज being called heat waves in such that these rays absorb water molecule and in the matter present CO2 and NH3। मतलब
ये एब्जॉर्प्शन इसकी ज्यादा, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज होता है, हीट टेम्परेचर इसलिए ज्यादा इंक्रीज होती है। और एक चीज है कि जब इस टाइप के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जॉर्व करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब वो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इसलिए इसको हीट वेव भी बताए जाते हैं। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। अब यूजेस के तौर पे बताएंगे तो पहली यूज लिखी कि इंफ्रारेड बल्ब आर यूज इन अ फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में बहुत सारी जगह पे वो बल्ब यूज है जिससे हीट एनर्जी मिलती है, जिससे हीट एनर्जी मिलती है। सेकंड, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिससे अर्थ की एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर मेंटेन होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से। यूजेस में ऐसा लिख के दिया है, ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज मेंटेन। थर्ड लिखा, द इंफ्रारेड सेंसर आर यूज्ड इन मिलिट्री पर्पस एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप इन एग्रीकल्चर। ये नहीं पता चले कैसे कंप्लीट करते होंगे। वार्मिंग से, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाली जो टेंट होती है जिसके अंदर ये प्लांटेशन किया जाता है, इसके लिए भी यूज होता है। लेकिन इसने जो लिखा ना कि मिलिट्री यूज, मिलिट्री यूज में मेजोरिटी कहाँ होता है मेरे ख्याल से, नाइट विजन जो उनको नाइट विजन टेलीस्कोप जो दी जाती है, नाइट विजन जब गन होती है फायरिंग की, इसके अंदर ये रेस यूज होता है। ओके, तब वो इसकी यूज करते हैं, डिटेक्शन के लिए काम में आएगा। इसमें लिखा है एलईडी का यूज जहां जहां, इस पर एग्जाम्पल रिमोट, इतनी सारे पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं। जिसमें एलईडी इज यूज्ड इन अ रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी वीडियो एंड हाईफाई सिस्टम, मतलब जो सिस्टम रहते हैं उसमें सभी के रिमोट के अंदर आगे एलईडी होता है। और एलईडी जब आप ऑपरेट करेंगे तो एक रेज निकलती है। अभी तो विजिबल रेंज वाली रेड एलईडी भी होती है, लेकिन उसको इंफ्रारेड नहीं बताएंगे। इंफ्रारेड से ऑपरेट होता है तो वो रे आप देख नहीं पाएंगे। सिर्फ बल्ब होता है, आप ऑपरेट करो, अपने आप वो रिमोट से सिस्टम ऑपरेट होगी, लेकिन कौन सी रेडिएशन निकलती है वो पता नहीं चलेगा। लेकिन बहुत सारे सिस्टम में रेड लाइट आती है, वो इंफ्रारेड नहीं होती, वो विजिबल में होता है, वो विजिबल में। अब उन लोगों ने इसके लिए भी पूरी एक पैराग्राफ कंप्लीट करके दी है, और इसमें लिखा है वेवलेंथ 5 × 10⁻³ मीटर टू 10⁻⁻6 मीटर, frequency 10⁻11 hertz to 5 × 10⁻14 hertz. ओके, इसके सोर्स क्या लिख के दी, हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। ये उन लोगों ने लिख के दिया कि सबसे पहले किसने इन्वेंट करके दिया था, विलियम हॉटसन इन 1800 ऐसा लिख के दिया है। प्रॉपर्टीज, ओके, पहले तो थर्मल प्रॉपर्टीज सभी रहेगी। ओके, थर्मल इफेक्ट मतलब थर्मल प्रॉपर्टी रहेगी, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड प्रोपगेशन इन क्या लिखा, मॉइस्चर। ये सबके अंदर मतलब इसमें क्या होता है, हर के लिए ऐसा तो लाइट की स्पीड से वो जाएंगे, लेकिन कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम इसको इजीली यूज कर सके, इसलिए उन लोगों ने इसको प्रॉपर्टीज भी लिख के दी है कि रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग होगा। स्कैटरिंग मेरे ख्याल से 10th में पढ़ा था, स्कैटरिंग 10th में पढ़ा था। यस सर, ये कैटरिंग ही पढ़ा था। नहीं स्कैटरिंग पढ़ा है। कोई बात नहीं, 10 नंबर चैप्टर में फिर से है। 9 में होगा, 10 में होगा मेरे ख्याल से, नहीं 9 में होगा, चैप्टर नंबर 9 में। तो जब 10 तक जो भी हम ऑप्टिक्स में पढ़ के आए चैप्टर नंबर 9 में कंप्लीट करके दिया। इसमें स्कैटरिंग अब कैंसिल नहीं हुआ तो फिर से पढ़ेंगे, सर पढ़ा देंगे, इसमें क्या है, कुछ है ही नहीं स्कैटरिंग में। लेकिन ये सभी जो मतलब प्रॉपर्टीज जानते हैं तो कहाँ प्रॉपर्ली इसको यूज कर सको मिल जाता है। इंफ्रारेड के लिए तो अभी तो उन लोगों ने नहीं बताया, बाकी जो सेंसर्स होते हैं अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड सेंसर्स में ज्यादा यूज होता है। एज फॉर एग्जांपल की क्लैप स्विच है या सिक्योरिटी डोर है, अपने डोर ओपन किया, ओके, तो अपने आप वो सायरन बजती है या घर की सभी लाइटें शुरू हो जाती है, इसमें भी ये काम में आता है। इसमें होता क्या है कि सपोज घर के अंदर जो मेन डोर है या किसी रूम में सब जो जहाँ रखा है उस रूम के लिए एक सिंगल डोर है, तो सिंगल डोर के ऊपर
हैंडल के नजदीक छोटा सा सेंसर होता है और सामने वो लोग ये लाइट रखी जाती है, इंफ्रारेड सामने रखी जाएगी। इंफ्रारेड से जो लाइट आती है ना वो सेंसर पे गिरती है, हमको डायरेक्टली नहीं दिखती है, लेकिन किसी ग्लास से इससे इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो लोग चेक करेंगे हैंडल के ऊपर जो सेंसर उसके ऊपर लाइट गिरती है। अब वो लाइट तो विजिबल रेंज में है ही नहीं, मतलब ऊपर इंफ्रारेड लैंप चालू है, लाइट यहाँ गिर रही है, किसी को पता नहीं चलता। और सपोज गलती से कोई बीच में आके खड़ा हो गया तो इसका मतलब वो इंफ्रारेड लाइट वो सेंसर पे नहीं गिरती, और सेंसर पे जैसे गिरना बंद हो जाएगी तो सर्किट जो कंप्लीट होती है वो कंप्लीट नहीं होगी। फिर समझो कोई लाइट यहाँ गिरती है, इसका मतलब पूरी सर्किट कंप्लीट होती है, लेकिन बीच में आप आ गए तो इसका मतलब सर्किट ब्रेक हो जाएगी, सेंसर के ऊपर लाइट नहीं जाएगी। जैसे सेंसर पे लाइट नहीं जाएगी तो स्विच ड्रिप होती है, तो स्विच ड्रिप होने से क्या होता है, तो सायरन बजती है, घर की लाइट अपने आप शुरू हो जाती है। तो इस टाइप की सिक्योरिटी सिस्टम में भी यूज की जाती है। ओके, तो ये सभी इंफ्रारेड का इस टाइप का यूज है। चलो पैराग्राफ सबसे पहले पढ़ लो। इंफ्रारेड बाद में तो विजिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले इंफ्रारेड। कंप्लीट हुआ, बाकी
कंप्लीट। हाँ सर। बाकी आराम में। ओके, नेक्स्ट होगा विजिबल रेंज। बस यही एक रेंज है जो हम पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर फील्ड करते मतलब देख सकते हैं। अब उसकी जो रेंज, वो तो पहले भी हमने डिस्कस की थी कि जो विजिबल रेंज है, वो विजिबल रेंज की जो फ्रीक्वेंसी, उन लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिख के दी है 4 into 10⁻14 hertz to 7 into 10⁻14 hertz, 4 into 10⁻14 hertz, 7 into 10⁻14 hertz। ओके, यह वेवलेंथ के हिसाब से, तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तो 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर ऐसा लिखा जाता है। ओके, अब 400 नैनोमीटर 4 into 10⁻⁻7 मीटर, 7 into 10⁻⁻7 मीटर। एंगस्ट्रॉम में भी होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, ये सभी कन्वर्जन पता चलना चाहिए। ओके, अब विजिबल रेंज तो नॉर्मली तो सनलाइट के अंदर एक रेंज है जो विजिबल की है, या सनलाइट विजिबल रेंज में आता है, सभी हम बता सकते हैं। नॉर्मल लैंप, ओके, सनलाइट, ये जितने भी सोर्सेस है वो सभी सोर्सेस इस लाइट के हैं जो विजिबल हम देख सकते हैं। वो बस यही जो एक नॉर्मल, अब चेंज चेक करो कि कितना, 4 into 10⁻14 to 7 10 to, मतलब 14 तो रिमेन कांस्टेंट, 4 to 7 एकदम नॉर्मल रेंज है। बाकी सबकी विड्थ और इसकी विड्थ में बहुत कम डिफरेंस, मतलब ये बहुत कम रेंज वाली, मतलब क्या होगी, एरिया होगी। अब पूरे स्पेक्ट्रम में भी चेक करो, उसने बीच में लाइन ड्रॉ करके दी है। पहली जो 11 नंबर में रिफ्रेशर क्वेश्चन थी, यस 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर बीच में उसने विजिबल करके ड्रॉ कर, बस उतनी रेंज ही हम देख पाते हैं। और इतने सारे वेव्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो विजिबल रेंज है वही हमको पता चलती है। बाकी सब के लिए हम ब्लाइंड, हम देख नहीं पाते। बाकी सब जो है वो वेव्स हम देख नहीं पाएंगे। एक चीज और भी, यहाँ भी आप चेक करो कि सपोज आपके पास f की वैल्यू थी, तो लेमडा कैलकुलेट करना था, c इक्वल टू f लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू c बाय f, सो 3 into 10⁻8 अपन 4 into 10⁻14। ओके, अब इस रेशियो का अप्रोक्सीमेट 1 लेंगे। सपोज आपने अप्रोक्सीमेट 1 लिया, तो ये 4 कहां से आया, सिंपल। इसलिए इस टाइप से वो लोग कैलकुलेट करके, सिर्फ आपको पावर के लिए हो सकता है कि ये रेशियो काम में आए। और पावर में भी प्रॉब्लम चेक करो, ये दोनों की पावर की रेशियो 10⁻⁻6 होगी, लेकिन ये रेशियो क्या होगी 0.75, ये रेशियो क्या होगी, सब ये रेशियो लेंगे तो 0.75 10⁻⁻6 मतलब 7.5 10⁻⁻7। तो हमने कम फ्रीक्वेंसी तो हायर वेवलेंथ मिलेगी, और हायर फ्रीक्वेंसी तो कम वेवलेंथ मिलेगी। इस तरह की रेंज उन लोगों ने आपको लिख के दी है, तो ये कैलकुलेट करना भी पता चलना चाहिए। क्लियर, तो विजिबल में ज्यादा कुछ है ही नहीं। सेकेंड कि जितनी भी ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं, उस ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट एमिट होती है वो अपने आई में एंटर होगी और बाद में रिफ्रैक्शन से आपको इमेज दिखाई देगी। क्लियर, लेकिन डिफरेंट एनिमल के लिए रेंज भी डिफरेंट है। विजिबल हमारे लिए जो विजिबल है, सभी एनिमल के लिए वही विजिबल ये पॉसिबल नहीं है कि आपको दर्पण में लिख के दिया, देखो स्नेक जो रहेगा वो इंफ्रारेड लाइट देख पाएगा, स्नेक के लिए इंफ्रारेड स्नेक जो होगा। बहुत सारे डिफरेंट एनिमल है, इंसेक्ट जो रहेंगे वो अल्ट्रावायलेट देख पाते हैं, और ये स्नेक मेरे ख्याल से लिखा होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। Snakes can detect the infrared waves, and some insect visible range is extend up to the ultraviolet range. इंसेक्ट को अल्ट्रावायलेट दिखाई देती है, स्नेक इंफ्रारेड देख पाएगा, मतलब सबकी विजिबल रेंज डिफरेंट है। हमारे लिए ये जो रेंज है इस टाइप की रेंज होगी। ओके, उन लोगों ने ब्रैकेट करके पूरा लिख के दिया होगा क्या क्या चीज होगी। तो सबसे पहले
वहां जो वेवलेंथ लिख के दी वो 8 इंटू 10⁻⁻⁷ to 4 into 10⁻⁻⁷, 8 into 10⁻⁷, 4 into 10⁻⁷. फ्रीक्वेंसी रेंज तो वही 4 into 10⁻14 हर्ट्ज to 7 into 10⁻14 हर्ट्ज। से सोर्स तो बहुत सारे जितने भी हम देख सकते हैं, ट्यूबलाइट, बल्ब, सनलाइट, जो भी हम देख सकते हैं, सभी इसके सोर्सेस होगी। लेकिन यहाँ भी उन लोगों ने वो प्रॉपर्टीज लिख के दी होगी। प्रॉपर्टीज में सभी आएगी प्रॉपर्टी, किसी को लैप नहीं कर पाएंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लिख के दी? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, विजिबल सेंसेशन, सब कुछ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कंप्लीट स्कैटरिंग भी होगा। स्कैटरिंग भी नहीं लिखे वो भी लिख सकते हैं। जितनी जितनी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं सब कुछ यहाँ होगा। क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिवीजन, स्कैटरिंग वो सब आगे पढ़ा था। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन नहीं पढ़ा, वो 10th चैप्टर में है। लेकिन सभी प्रॉपर्टी विजिबल रेंज में पॉसिबल है। क्लियर? और सभी स्पेक्ट्रम के अंदर स्मॉलर रेंज जो होती है वो विजिबल की होती है, बस उतना ही देख पाते हैं। चलो पहले कंप्लीट करो, देन अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, एक्स और गामा। अभी इतना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट। ओके, विजिबल के बाद अल्ट्रावायलेट दिया। सबसे पहले लिखा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस by special type of lamp and very hot bodies. The sun is also the important source of ultraviolet radiation. हाईएस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आती है वो सनलाइट से आती है, लेकिन फिर भी एक बेनिफिट है कि सनलाइट से जितनी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है वो अर्थ की सरफेस से ऊपर 40 to 50 किलोमीटर रेंज के अंदर, 40 to 50 किलोमीटर के जो ओजोन लेयर है वहां एब्जॉर्ब हो जाती है। सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट लाइट आएगी वो अर्थ की सरफेस के ऊपर 40 to 50 किलोमीटर के बीच जो ओजोन लेयर है वहां वो एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन जहां जहां ओजोन की डेंसिटी बहुत कम है या ओजोन लेयर है ही नहीं,
वहां डायरेक्टली सनलाइट अर्थ सरफेस तक आएगी और तब ये अल्ट्रा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लिखा है एक्सेस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट इज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। ओके, अल्ट्रा ज्यादा टाइम तक शरीर मतलब बॉडी के ऊपर आप यूज मतलब कहीं ट्रीटमेंट के अंदर कहीं भी इसकी अल्ट्रावायलेट की ज्यादा यूज होगी तो मेलानिन बढ़ेगा, स्किन ब्लैक हो जाएगी। रेडिएशन से कभी थेरेपी होती है तो स्किन ब्लैक हो जाती है। तो ज्यादा एक्सेस आप अल्ट्रावायलेट लाइट यूज करेंगे तो उन लोगों ने लिखा है कि जिससे मेलानिन प्रोड्यूस होगा और जो स्किन है बिकम ब्लैक या डार्क। सेकेंड कि जो वेल्डिंग के अंदर यूज किए जाते हैं वहां जो लाइट प्रोड्यूस है वो भी अल्ट्रावायलेट है। वेल्डिंग के ब्लू कलर की जो आपको लाइट मिलती है वो अल्ट्रावायलेट में मतलब वो ब्लू कलर विजिबल में आता है, लेकिन इसके साथ जो रेडिएशन होता है वो अल्ट्रावायलेट में आता है। वो हमको दिखा नहीं देता, लेकिन वही सबसे ज्यादा हमको आई डैमेज में प्रॉब्लम करता है। लेकिन अल्ट्रावायलेट जो है इसके प्रोटेक्ट के लिए क्या करेंगे, सिंपल ग्लास यूज करो मतलब अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन मिलेगा। नो डाउट फिर भी हम जो भी वो ग्लास समर के लिए यूज करते हैं जिसमें लिखा है अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन, किसी भी नॉर्मल ग्लास से प्रोटेक्शन मिलता है। नॉर्मल किसी भी ग्लास प्लास्टिक से नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वहां प्लास्टिक पे टैग होती है अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन। ओके, लेकिन सिंपल ग्लास से किसी भी ग्लास, अब वेल्डिंग वाले वो स्पेक्स रखेंगे या आगे वो बड़ा सा नहीं ऐसे प्लास्टिक वाला जिसके अंदर भी ग्लास है जिससे वो देख सके प्रॉपरली देख सके। नॉर्मल ग्लास डार्क ग्लास से तो मिलता है, लेकिन इसे लिख के देखें नॉर्मल ग्लास से भी अल्ट्रावायलेट से हमको प्रोटेक्शन मिलता है। लिखा है स्पार्क के लिए, हाँ इसमें लिख के दिया उसने spark produced during the welding contain a lot of the ultraviolet light and the protect eyes. Special type of the face mask are used which contain the black colored glass. Black का मतलब dark colored glass. इससे क्या था कि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आई तक नहीं जाएगा। ओके, और लिखा है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द ऑर्डिनरी ग्लास। ऑर्डिनरी ग्लास ओके, सिंपल ग्लास विंडो से भी वो पास नहीं होता। ये नॉर्मल ग्लास से भी आप अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्शन लिखा अलग बात है, लेकिन नॉर्मल ग्लास से भी ये प्रोटेक्शन आप कर सकते हैं। सेकंड में तो आगे उन लोगों ने इसकी यूज लिखी होगी। फर्स्ट यूज क्या लिख के दिया, फर्स्ट यूज अल्ट्रावायलेट हैव वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इट कैन बी फोकस्ड इनटू वेरी नैरो बीम। अब देखो मेन कंडीशन तो उसने वही लिख के दिए कि उसकी शॉर्ट वेवलेंथ मतलब फ्रीक्वेंसी हाई, कॉन्सेंट्रेट बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब इसके नैरो नैरो लाइट भी मिलती है। और इसलिए मेडिकली जो भी वो ऑपरेशन के लिए इसको यूज किया, जैसे लिखा है आई के लिए मतलब रेटिना सेटिंग के लिए डिटैचमेंट, रेटिना डिटैचमेंट होता है उसको नॉर्मल करने के लिए होता है। बाद में आई की मतलब ग्लास नंबर रिड्यूस करने के लिए लोग ऑपरेशन करवाते हैं, उसके लिए भी वही रेडिएशन यूज किया जाएगा। ओके, तो ये नॉर्मली इसलिए यूज होता है कि इसकी कौन मतलब फोकसिंग बहुत परफेक्ट रहती है और इसके लिए मेन चीज का वेवलेंथ कम है, शॉर्ट वेवलेंथ है, फोकसिंग प्रॉपर है और इसलिए इस टाइप की जो सर्जरी इसमें यूज कर सकते हैं। मेन सेकंड यूज कौन सा है, तो वाटर प्यूरिफाई के अंदर, वाटर प्यूरिफाई के अंदर अल्ट्रावायलेट यूज होता है, अल्ट्रावायलेट बल्ब। ओके, बाद में क्या लिख के दिया, बाद में वही लिखा होगा, इसमें लिखा है इन एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर वर्क एज अ प्रोटेक्टिव लेयर इन सम रीजन द रिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर ड्यू टू द CFCs गैस मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सिंपल किसी भी स्प्रे को आप यूज करेंगे तो उससे वो गैस जाएगा ऊपर चढ़ जाएगा, ओजोन के साथ रिएक्ट होगा, ओजोन डिजोल्व हो जाएगा। ओजोन लेयर नेचुरली बनता है लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम लेगा और हम जितने CFCs गैस यूज करेंगे वो ऊपर की ओर जाएंगे, ओजोन के साथ रिएक्ट होगा, ओजोन डिजोल्व हो जाएगा, मतलब ओजोन लेयर अपने आप डेंसिटी ओजोन की लेयर की कम हो जाती है या ओजोन होता ही नहीं, इस कंडीशन में आ जाते हैं ज्यादा इस टाइप की गैस यूज करेंगे तो। ओके, तो यहाँ तक उन लोगों ने लिखा है। बाकी
वो फिर से ब्लॉक बना के दिया होगा। रेंज ऑफ वेवलेंथ 3.5 10⁻⁻7 मीटर टू 1.5 10⁻⁻7 मीटर। ओके, फ्रीक्वेंसी 10⁻16 टू 10⁻2 ये नहीं पता, ये थोड़ा प्रॉब्लम वाला है। ये रेंज जो लिखे दी है वो प्रॉब्लमेटिक है। क्यों ऐसा? ये -7 ये -7 बराबर है, तो इसमें रेंज बहुत कम हुई, सिर्फ 10। द सन एंड स्पेशल टाइप ऑफ लैम्प इज अ सोर्स। बाद में किसने इन्वेंट करके दिया था? रिटर। प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट आयनाइजेशन इफ इज हाई एनर्जी एंड टर्निंग अ ह्यूमन स्केल। वो तो प्रॉपर्टी में थोड़ी होगा। इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट बराबर है, आयनाइजेशन वो भी बराबर है। इट्स हाई एनर्जी एंड टर्निंग ह्यूमन बॉडी, ये चलेगा, चलो इसमें लिखा है तो चलेगा, वरना इसकी जरूरत नहीं है। दो पढ़ लो। इस पूरे पैराग्राफ में चेक करोगे, सिर्फ ब्लॉक करके दिया तही, मतलब उसी जगह पे आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दी, बाकी सब में नहीं दिया। बाकी में क्या था कि पहले ऊपर लिख के देते थे, यहाँ ब्लॉक में ही लिख के दिया।
कंप्लीट। इस डिवीजन में याद इतना रखना है कि जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दी ओनली और ओनली बॉक्स के अंदर दिए, वहीं से इसको याद रखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद दिया उसने एक्सरे। एक्सरे टारगेट से पता चलता है। एक्सरे में होता क्या है कि सपोज एनर्जेटिक जो इलेक्ट्रॉन है उसको टारगेट के साथ कोलाइड किया जाता है, और टारगेट के साथ कोलाइड होगा तो ऑर्बिट के अंदर, मतलब जो भी टारगेट है उसके ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं उसके साथ कोलाइड होगा। कोलाइड होगा, अपनी एनर्जी उसको देगा, तो एनर्जी लेने के बाद वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो इस टाइप के इलेक्ट्रॉन की जो एमिशन है उसको एक्सरे बताया जाता है। लेकिन वो डिपेंड ऑन टारगेट, कि टारगेट कौन सा है, कितनी एक्सेलरेशन वाला इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, तो उस हिसाब से डिफरेंट एनर्जी वाले एक्सरेज मिलते हैं। ओके, तो उसमें लिख के दिया है कि ये डिवीजन भी अल्ट्रावायलेट और गामा रेडिएशन के बीच में होता है। अल्ट्रावायलेट और गामा के बीच में लिखा है, when the electron having a very high energy is bombarded on a target, X-ray are produced. X-ray lie between the ultraviolet rays and gamma rays. Its wavelength between 10 to minus 8 meter to 10 to minus 13 meter. Wavelength, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी, 10 to minus 8 meter to 10 to minus 13, या 13 मीटर। यूज ऑफ एक्सरे तो हम जानते हैं, मेडिकली हम यूज करते हैं, मेडिकली जो फ्रैक्चर्स है सब चेक करने के लिए। ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर में भी लिखा है, इनिशियल स्टेज में है, केमो मतलब गामा रेडिएशन, केमो मतलब गामा। लेकिन नॉर्मली आपको रेडिएशन से सॉल्व करना है तो एक्सरे से भी हायर एनर्जी वाली एक्सरे से भी ये हो सकता है। ओके, लिखा है कि एक्सेस ऑफ एक्सरे कैन डैमेज या डिस्ट्रॉय लिविंग टिश्यूज एंड ऑर्गन, प्रॉब्लम करेगा, टिश्यू डैमेज करेगा। फिर ज्यादा यूज करने के मतलब ये अवॉइड करना पड़ेगा, ज्यादा एक्सरे की जरूरत नहीं है। ओके, सेकेंड चीज, इससे ज्यादा कुछ तो लिख के दिया ही नहीं, बहुत छोटी सी पैराग्राफ है, यूज तो ही लिख के दिए है, वेवलेंथ दी, लेकिन जो बॉक्स करके दिया वहां आपको वेवलेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी भी दी है। अब वहां वेवलेंथ में क्या लिखा देखो, 100 एंगस्ट्रॉम टू 0.1 एंगस्ट्रॉम। 100 तो बराबर है 100 इंटू 10⁻⁻10 टू 0.1 10⁻⁻10, तो ये तो बराबर है कि ये 10⁻⁻8 हुआ, लेकिन ये बराबर नहीं दिया, इसके साथ मैच नहीं लगता। ये 2 मीटर टू 10⁻11 होगा, ये 13 तक जाता है, इसका मतलब यहाँ 0.001 होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये थोड़ा बहुत डिफरेंस तो हर रेंज में रहता है, उस हिसाब से लिख के दिया। ओके, तो उन्होंने बॉक्स के अंदर वेवलेंथ भी लिखी, फ्रीक्वेंसी भी लिखी। सोर्स में हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आर बॉम्बार्ड ऑन अ मेटल सरफेस। इसकी इन्वेंशन रॉन्सन ने की थी, ये 1895। ये दो चीजें, सनलाइट और एक्सरे, ऐसी चीज थी कि जो इन्वेंशन होने के बाद, सनलाइट तो पहले से थी लेकिन एक्सरे के इन्वेंशन के बाद पता चला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसकी यूज पहले से स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रॉपर्टीज में लिखा, प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट इन आयनाइज्ड गैस, तो जानते हैं एक्सरे शीट जो होती है इसके ऊपर इसकी इफेक्ट मिलती है, और आयनाइज्ड गैस। ओके, लास्ट पैराग्राफ एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में पढ़ो। इसके बाद लास्ट जो बताया वो गामा रेडिएशन। गामा इज एमिटेड ड्यूरिंग द न्यूक्लियर चेन रिएक्शन या प्रोसेस। ओके, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से मिलता है। सिंपल चीज है, सबसे पहले जब रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है तो पहले अल्फा एमिशन होता है, अल्फा एमिशन के बाद बीटा एमिशन होता है, और बीटा एमिशन के बाद भी वो स्टेबिलिटी नहीं मिलती तब वो गामा रेडिएशन एमिट करेगा। ओके, in electromagnetic spectrum gamma rays are the highest frequency and the wavelength of in order to 10⁻⁻10 meter to 10⁻⁻14 meter, ये इसकी वेवलेंथ है, ये इसकी क्या है, वेवलेंथ। तो उस वेवलेंथ से हम फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, f is equal to c by lambda 3 into 10⁻8 upon 10⁻⁻10। सपोज 3 कैंसिल कर दो, जरूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे, क्या होगा, 10⁻18 हर्ट्ज
c by lambda 10 raised to 8 upon 10 raised to minus 14 तो 10 raised to 22 हर्ट्ज 18 हर्ट्ज टू 22 हर्ट्ज तक उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। गामा रे स्पेशली यूज होता है केमोथेरापी, कैंसर के लिए केमोथेरापी में इसकी यूज होती है। ओके, तो वेवलेंथ हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। सोर्स में लिखा रेडियो एक्टिव इज अ प्योर गामा सोर्स एंड इट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। प्योर गामा सोर्स क्या लिखा उसने, रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस हुई, लेकिन वो किससे मिलेगा, तो उसने कहा न्यूक्लियर रिएक्शन से मिलेगा। बाद में क्या इन्वेंशन हेनरी एंड बेक्वेरेल, हेनरी बेक्वेरेल लिखा है, हेनरी बेक्वेरेल ऐसा लिखा है। ये अप्रॉक्सीमेट रंजन के एक्सरे के बाद ही है, ये उसी टाइम के अंदर सब मिल गया था। प्रॉपर्टीज इनके इट कैन इफेक्ट ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। ओके, बाद में क्या होता है कि सपोज ज्यादा एनर्जी होगी तो सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर तक भी ड्रिलिंग करनी है, कट करना है, तो वो भी इससे हो सकता है। ओके, तो ये सभी यूज के लिए वो लेसर गन की तरह ऐसा कट कर दिया। लेसर गन भी एक टाइप, मतलब वो रेडिएशन ऐसा ही है, तो जिस रेडिएशन के लिए आपको वेवलेंथ कम और फ्रीक्वेंसी ज्यादा मिलेगी। ये दोनों पैराग्राफ बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ है, लेकिन हर पैराग्राफ 2 मार्क्स पर रहेंगे। चलो सबसे पहले एक्सरे गामा रेस पढ़ लो, तो इस चैप्टर की थियरी कंप्लीट हो जाएगी। किसी भी पॉइंट को आप लेफ्ट नहीं करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगा एमसीक्यू के लिए। 3 MCQ ओनली 2 मार्क्स क्वेश्चन, 5 मार्क्स वेटेज है इसका। ये दोनों पैराग्राफ बहुत कम पॉइंट्स लिखना है, इसलिए इजीली पता चल जाना चाहिए एक्सरे और
गामा। तो इस चैप्टर से मेजरली प्रिपेयर क्या करना है? सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक, इट विल बी Ne4 Ne6, सभी कैरेक्टरिस्टिक कभी नहीं पूछेंगे, Ne4 Ne6। आज जितने भी रेडिएशन अब तक हमने कंप्लीट किए, पहले रेडियो था, माइक्रोवेव, बाद में इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, उसके बाद एक्सरे एंड गामा। किसी एक को भी वो लोग शॉर्ट आउट के तौर पे पूछेंगे 2 मार्क्स, बस इतने क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स में पॉसिबल है। न्यूमेरिकल देखेंगे बात की बात है, लेकिन मेजॉरिटी से 90% या 95% थियरी होगी और 3 MCQ ओनली। क्लियर? तो ये कंप्लीट करना है। ओके, तो आज इतना रखेंगे, मतलब ये चैप्टर की थियरी हो गई है, क्योंकि ऐसे भी मंडे लेक्चर नहीं है, इसलिए मैंने आपको आज लेक्चर ले लिया कि बाद में कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और बाकी नहीं रहना चाहिए। क्लियर? तो आज इतना रखेंगे। है कोई डाउट इसमें? सर क्वेश्चंस हैं? क्वेश्चंस तो क्वेश्चन सब थे। आज कितने पढ़े? 12 से स्टार्ट किया होगा मेरे ख्याल से, चेक कर, सॉरी 13 से। 13, हाँ हाँ 13 से लास्ट कौन सा दिया? 18 तक दिया है। आज सभी सेक्शन कंप्लीट करना है, 13 से 18 से लिख के कंप्लीट कर देना है, बराबर? 13, 14, 15, 16 और 17, 18 सभी तरह ये 100% हो जाए कि 5 मार्क्स है कुछ नहीं, चैप्टर सबसे छोटा सा है, लेकिन ये प्रिपेयर कर लेना है कंप्लीटली। ओके, वेडनेसडे लेक्चर रखोगे? वेडनेसडे तो रखेंगे नहीं, इसमें क्या, तुझे क्या प्रॉब्लम है? घर में या सोसाइटी में कुछ साफ करना है क्या? तो नहीं रखेंगे। हाँ घर का होता है ना। घर का काम होता है तो होमवर्क देते हैं ना हम, जिसको घर का काम ही बताते हैं हम, बराबर? हाँ कंप्लीट कर देंगे, चिंता मत कर। लेकिन चलो, क्योंकि उस दिन लेक्चर हुआ तो इलास्ट्रेशन कंप्लीट, इलास्ट्रेशन इतने 8.2 से स्टार्ट करना है, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। ओके चलो।